हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लगातार देखते होंगे और शायद आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही होंगी और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो जाएगी, तो आप इन वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो आपका चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर है ये, सामाजिक विज्ञान का कृषि। बहुत ही अच्छा सब ये टॉपिक है कृषि। और आप सभी जानते हैं कि कृषि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हैं कृषि पर ही आधारित हैं, चाहे व्यवसाय ले लीजिए, खाद्यान्न ले लीजिए, फैक्ट्री संबंधी, क्योंकि सभी प्रकार के, चाहे मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए कृषि से ही खाद्यान्न मिलता है। हमें कृषि में ही लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और जो शहरों में या कई कस्बों में फैक्ट्रियां या कुछ भी कंपनियां लगी हुई हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। इसलिए कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर पॉपुलेशन, हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है और इसलिए कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। देखो, आपके टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको कि टॉपिक में जो आपके इस चैप्टर में कृषि में जो टॉपिक दे रखे हैं, हम केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आपके जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उन्हीं के लेवल से और उन्हीं के स्टैंडर्ड से ये चीज़ें हैं। यहाँ पर ये NCERT की बुक है और उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कृषि के बारे में हमें जानना है कि कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि का क्या पैटर्न है, कौन सी फसल कौन से समय बोई जाती है, कहाँ पर ये पैदा होती है, किस राज्य में, ये सब चीज़ें हम जानेंगे कृषि में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो मैंने आपके सामने ये बना रखा है कृषि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले देखते हैं जीविका निर्वाह कृषि, इसको हम झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है गहन जीविका कृषि और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। इन तीनों का अध्ययन हम अलग अलग तरीके से करेंगे और इनमें देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी फसल है और कौन कौन सी कृषि कहाँ पर होती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जीविका निर्वाह या कृषि या झूम खेती। ये कृषि प्रारंभिक कृषि भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये आदिम लोगों द्वारा, आदिम का मतलब जिन लोगों का अभी पूरी तरीक़ा से विकास नहीं हुआ है या वो अल्प विकसित हैं या अविकसित हैं, ठीक है, उनका रहने का तरीका अभी जनजातीय टाइप का है और उनके अभी स्थायी घर नहीं होते हैं और वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में ये वाली कृषि की जाती है। इसका उन लोगों का उद्देश्य केवल अपने खाने के लिए ही पैदा करना होता है कि भाई हमें इतना खाद्यान्न चाहिए, इतना ये हमारे लिए खाना है, तो हमें इतना फसल उगा लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने खाने के लिए ही उतना ही पैदा करते हैं, उनको बेचने से या बिजनेस करने से या कहीं पर अपना कुछ फसल को बेचने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कृषि उन इलाकों में की जाती है जहाँ अभी विकास नहीं हुआ है, पिछड़े हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं और उनमें शिक्षा का स्तर डाउन है। तो ये जो आपकी ये कृषि है जीविका निर्वाह, इसमें जीविका निर्वाह से पता चल रहा है केवल वो अपने खाने के लिए ही इसको फसल को करते हैं। तो ये ज़्यादातर कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर आदिम लोग रहते हैं या पिछड़े हुए रहते हैं। और भारत में ये कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों का मतलब मैंने आपको मैप वाले उसमें चैप्टर में बताया कि भारत का कौन सा क्षेत्र क्या है। तो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं जैसे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं भारत के। इन राज्यों में ये ज़्यादातर कृषि की जाती है। अच्छा, इसका नाम झूम खेती भी रखा है। झूम खेती इसलिए रखा है कि ये ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है, तो वहाँ पर इसको झूम के नाम से बोला जाता है कि झूम की खेती, इसलिए इसको झूम की कृषि भी कहते हैं। अब इसमें करते वो कैसे हैं, इसको एक और है, इसका नाम कर्तन दहन प्रणाली, इस कृषि का नाम है। इसको करते कैसे हैं वो लोग, वो क्या है कि जैसे यहाँ पर खाली जगह है
और यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह उगे हुए हैं, उनको वो काट देते हैं, साफ कर लेते हैं और उसको अपना जोतना बोना जो भी करना उस पर कृषि करते हैं। साल 2 साल उसमें कृषि करने के बाद में फिर वहाँ से जो 2 साल की 3 साल करी जितने दिन उनको इच्छा होती है या उनको एक पता चल जाता है कि भाई 2-3 साल तक इस क्षेत्र में अच्छी पैदा होगी, तो वहाँ पर कृषि करते हैं। क्योंकि वो जैसे हमारी तरह बीज वगैरह उर्वरक जैसे खाद्यान्न ये होते हैं, उर्वरक जितने प्रकार के हैं, कीटनाशक हैं, इन सब का तो उपयोग करते हैं नहीं। तो नेचुरल जो प्राकृतिक तरीके से वहाँ पर जो पैदा होती है उसमें ही वो संतोष करते हैं। तो भूमि की उर्वरता 2-3 साल तक अच्छी खासी रहती है तो वो उसमें पैदा करते हैं। तो 2-3 साल बाद में उसको वो ऐसे ही छोड़ जाते हैं, फिर नई जगह चले जाते हैं। नई जगह जा कर के फिर से वो वहाँ पे काटते हैं उस क्षेत्र को, और उस क्षेत्र को काटने के बाद उसमें फिर वहाँ पे फसल बोते हैं। ठीक है, उसके बाद 2-3 साल बाद करने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीक़ा से नए नए क्षेत्र जा कर के वो काटते हैं और उसके बाद में उन क्षेत्रों को वो जलाते हैं, तो वहाँ से उर्वरता भी मिट्टी की उर्वरता अच्छी हो जाती है, उसमें अच्छा खाद मिल जाता है। फिर से पुरानी जगह पर लौटते हैं जहाँ से उन्होंने 5-7 साल हो जाती हैं, तब तक वो मिट्टी काफ़ी उर्वरक हो जाती है, उसमें फिर से पैदा करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपना ये फसल बोने का तरीका अपनाते हैं और क्षेत्र साफ, इसलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, इस प्रणाली को क्योंकि इसमें ये काटते रहते हैं और ये करते रहते हैं। अब इसमें इसके कुछ नाम हैं अलग अलग, उसमें उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों, मैंने बता दिया उत्तरी पूर्वी राज्यों कौन कौन से हैं, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आदि में इसको झूम कहते हैं। इस कृषि का नाम क्या है? झूम कृषि है इन राज्यों में, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय में झूम कहते हैं इसमें। और मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं। मणिपुर में क्या कहते हैं? पामलू। मणिपुर में, यानी ये भी उत्तरी पूर्वी राज्य है, मणिपुर भी उत्तरी पूर्वी राज्य है, लेकिन इसमें इसको पामलू कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार में इसको कहते हैं दीपा। अंडमान निकोबार व छत्तीसगढ़ में इसको दीपा कृषि कहते हैं, यानी अलग अलग कृषि का अलग अलग नाम रख रखा है अपने अपने हिसाब से इन्होंने। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर, उसमें इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। और कुछ और भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में इसको पोडू अथवा पेंडा बोला जाता है, उड़ीसा में इसको कोमान बोला जाता है। पश्चिमी घाट का मतलब होता है दक्षिणी भारत के पश्चिम की तरफ जो घाट है उसमें इसको कुमारी बोलते हैं। और अपने राजस्थान में इसको बालरे या बाल्टरे भी कहते हैं। राजस्थान में इसको झूम खेती को, ये आपके लिए ज़रूरी है, राजस्थान में इसका नाम है वालरे। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये कृषि की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कृषि के बारे में आपको इतना ही काफ़ी है जो आपके टॉपिक में दे रखा है। अब हम इसमें आगे देखते हैं गहन जीव का कृषि। गहन जीव का कृषि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गहन मतलब ज़्यादा गहरा या दबाव वाली। तो ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है उन क्षेत्रों में ये गहन जीव का कृषि की जाती है। और इसमें इस कृषि में उन्हीं फसलों को बोया जाता है ज़्यादातर जहाँ पर वो खाद्यान्न पैदा करते हैं। खाद्यान्न का मतलब खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मोटे अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें हैं, मक्का वगैरह। तो ये फसलें की जाती हैं वहाँ पर जहाँ जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें खास गहन जीव का कृषि में एक और है कि ये वाले जो क्षेत्र हैं जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है। और जब ज़्यादा आवश्यकता है उसकी खाद्यान्न की, तो वहाँ पे वो उसमें उर्वरक वगैरह, कीटनाशक वगैरह
रासायनिक खाद, इन सब का उपयोग भी भरपूर मात्रा में करते हैं। तो और ये कृषि जो गहन निर्वाह कृषि है ये अपने इन्हीं राज्यों में होती है, जैसे यूपी हो गया है आपका, राजस्थान है, बिहार, झारखंड, इधर आपके महाराष्ट्र वगैरह, एमपी, ये सब राज्यों में ये कृषि अच्छे तरीके से की जाती है, गहन निर्वाह कृषि। गहन ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या दबाव अधिक है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें रासायनिक खादों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का अच्छे से उपयोग किया जाता है, यानी मतलब तकनीक का, नई तकनीक का, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं इसमें। रासायनिक खाद तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये गहन जीविका कृषि है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब है, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब होता है जैसे जिसमें व्यापारिक गतिविधि संपन्न की जाती हैं, यानी जो कृषि केवल और केवल व्यापार करने के लिए या जिसको केवल बेचने के लिए ही, अगर हम आपको अपनी भाषा में बताएं जैसे जिससे आप समझ सकें कि जिस फसल को हम केवल बेचने के लिए बोते हैं वो वाणिज्यिक कृषि होती है। जैसे गेहूं है, गेहूं बोने का हमारा क्या पर्पज़ है? पहला पर्पज़ गेहूं बोने का है कि हम गेहूं खाएंगे, वो हमारे लिए खाने की पूर्ति करेगा। अगर बच गया तो हम उसको बेच देंगे, अगर नहीं बचता है तो उसका सीधा सीधा क्या है, हम खाएंगे। लेकिन सरसों है, सरसों क्या है, सरसों को भी हम बहुत चीज़ों, जैसे तेल निकलता है सरसों से, खली वगैरह होती है, उसको भी हम पशुओं के लिए खिलाने के लिए या फिर तेल को हम स्वयं यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, इस काम में आ जाती है। और बची हुई सरसों को हम बेच देते हैं। लेकिन फिर भी सरसों का उपयोग भी खाने के लिए ही, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। अगर खली बनती है तो पशु खाते हैं, अगर तेल निकलता है तो हम हमारे काम में लेते हैं। लेकिन अब बात आती है जैसे वाणिज्यिक कृषियों में, जैसे बहुत कॉफ़ी है और आपके कपास है, आपकी चाय है, ये सब कृषि जहाँ भी होती हैं, इनके बागान होते हैं, वहाँ पर इसका, अब जैसे मान लीजिए चाय के लिए हम, ऐसा तो है नहीं कि चाय के बाग लगाएंगे अपने चाय बनाने के लिए, जो हम चाय पत्ती चाहिए उसके लिए हम बाग तो लगाएंगे नहीं, दुकान से जाके खरीद लेंगे। लेकिन जो बाग लगाएगा उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं आधे खेत की चाय पूरे 4-5 साल पीऊँगा, ऐसा तो है नहीं। वो उस चाय का केवल और केवल बेचने के काम के लिए ही उसको बोता है। ऐसे ही कॉफ़ी बोता है, मतलब रोपण करता है, बाग होते हैं। ऐसे ही कॉफ़ी है, कॉफ़ी का भी यही होता है। तो ये फसलें प्योरली, शुद्ध रूप से बिजनेस के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से ही बोई जाती हैं, इनका और कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन गेहूँ है, बाजरा है, उसमें हम क्या सोचते हैं कि भाई इसमें से बहुत सारा तो हम खा ही लेंगे, बचता है तो बेचेंगे, नहीं तो अपने खाने के लिए तो काम में आएगा, पशु खा लेंगे बचेगा तो ये वाणिज्यिक कृषि का ये खास बात है इसमें कि इसमें अपना बिजनेस को ध्यान में पहले रखा जाता है। ठीक है, इस कृषि में जो फसलें बेचने के लिए बोई जाती हैं उन्हें वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, कृषि कहते हैं। ठीक है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें बिजनेस के हिसाब से ही की जाती हैं। अब इसमें फसलों के नाम जैसे हम बता देते हैं, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, रबड़ हो गई, ठीक है, गन्ना हो गया, केला आदि। अब जैसे देखो केला है, अगर कहीं कोई आदमी केला की पैदावार हो रही है जहाँ पर, तो वो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम डेली केला खाने के लिए हम 1-2 बीघा के उसके पैदावार को तो हम ही रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसको बेचने के पर्पज़ से ही पैदा करते हैं। ऐसी रबड़ है, रबड़ देखो ये सारी चीज़ें अपने काम की होती हैं, लेकिन हमारे काम के लिए थोड़ी चीज़ के लिए हम पूरे के पूरे खेत या बाग को अपने लिए काम में नहीं लेते, वो शुद्ध रूप से बेचने के लिए होता है, तो इसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ है साथ साथ के रोपण कृषि, इसमें मैं यही बता देता हूँ। रोपण कृषि अलग से इसलिए नहीं बताया कि
वाणिज्यिक कृषि में बहुत सारी ऐसी कृषि भी होती है जो रोपण के माध्यम से होती है, इसलिए रोपण कृषि इसी में बता देता हूँ कि जो फसलें रोपी जाती हैं, मतलब हाथ से उनको ज़मीन के अंदर हम रोपते हैं, उनको हम रोपण कृषि। जैसे देखो गेहूँ है, चावल है, गेहूँ है, सरसों है, बाजरा है, इनको हम या तो हाथ से छिटक के या फिर मशीन के माध्यम से ट्रैक्टर की जुताई करते हुए या जो भी तरीके हैं अपने अपने उसके हिसाब से हम इसकी पैदावार कर लेते हैं। लेकिन रोपण कृषि में क्या है कि हमें एक एक उसके जो पौध होती है उसको हम रोपते हैं ज़मीन के अंदर, तब वो पैदा होती है, तो इसको रोपण कृषि कहते हैं। इसमें रोपने वाली जैसे चाय है, कॉफ़ी है, आपके धान है, ये सब रोपने वाली कृषि में ही आती हैं, रोपण कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तो आपके जो सिलेबस आपके टॉपिक के हिसाब से है, ये कृषियाँ के प्रकार हैं कृषियों के, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि या झूम खेती आपको समझ गए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है। इसमें प्रत्येक साल 1 साल के गैप पे वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और काट पीट के वो नए सिरे से तैयार करते हैं। इसको इसलिए कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके गहन जीविका कृषि। ये कृषि थोड़ा विकसित क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर लोग विकसित हैं। दूसरी चीज़ के जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, और इसमें मोस्टली अधिकतर में खाद्यान्न की फसलें की जाती हैं। तीसरी चीज़ है आपके वाणिज्यिक कृषि। जो फसलें केवल बेचने के पर्पज से की जाती हैं उनको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, ठीक है। और इसमें रोपण कृषि उसी के साथ है। जिन फसलों को हम रोप के पैदा करते हैं, मतलब हाथ से, उनको रोपण कृषि कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए आपको कॉफ़ी, चाय, रबड़, गन्ना, केला है। तो ये आपके टॉपिक के हिसाब से कृषि के प्रकार हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप का मतलब है कि फसलों का पैटर्न क्या है। सस्य प्रारूप का मतलब है फसलों का पैटर्न क्या है, कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन से समय उसके लिए उचित रहता है, ये सस्य प्रारूप है, ठीक है। सस्य प्रारूप में आपको ये चीज़ जाननी होगी कि जो फसलें हैं, ऐसा तो है नहीं कि गेहूं को हम पूरी साल ही बोते हैं, चावल को हम पूरी साल ही बोते हैं, उसका एक समय होता है। प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग तापमान, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग मौसम, अलग अलग उसका वर्षा का माप, सब चीज़ अलग अलग चाहिए। जहाँ तापमान और वर्षा जिस फसल के लिए जिस समय उपयोगी होगी उसी समय बोई जाएगी। कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उनको वर्षा की ज़रूरत नहीं है, वो कब बोई जाएंगी, गर्मियों के समय। जिन फसलों को वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता है वो वर्षा के समय बोई जाएंगी, और उन क्षेत्रों में बोई जाएंगी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ फसलों को ठंड चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, वो सर्दियों के समय बोई जाएंगी। इस प्रकार से इनका ये सस्य प्रारूप है। तो सस्य प्रारूप में यही है कि अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत उसी हिसाब से होती है। जिस फसल को जो तापमान, जो गर्मी, जो वर्षा चाहिए, उसी का समय पे हम उसको बोते हैं, ठीक है। तो सस्य प्रारूप में हमारे यहाँ 3 प्रकार के पैटर्न हैं। एक है जिसको आप सभी जानते हैं और आपने 6, 7, 8 में, 9 में ये सब चीज़ें पड़ी होंगी। एक होती है रबी फसल, एक होती है खरीफ, एक होती है जायद, ठीक है। ये फसलें हैं आपकी रबी की, खरीफ की, जायद की। अब रबी की फसलें का मतलब है कि ये जो फसलें होती हैं ये बोई जाती हैं आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास, और ये काटी जाती है, इनकी जो कटाई होती है, यानी जो पक के तैयार हो जाती हैं, ये फरवरी मार्च के आसपास तैयार हो जाती हैं ये फसलें। अब इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका सितंबर अक्टूबर से फरवरी मार्च तक का समय होता है। ये फसलें तब बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर से फरवरी और मार्च तक, अप्रैल तक, और जहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं कई बार। लेकिन एक मोटा जो आपको समझना है, मोटा मोटा आइडिया कि भाई कब बोई जाती हैं, वो उस समय बोई जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय कौन कौन सी फसलें बोते हैं हम। सितंबर अक्टूबर के आसपास जो फसलें हम बोते हैं वो फसलें हैं हमारी, गेहूँ बोते हैं हम, आपके सरसों बोते हैं हम, ठीक है, आपके मटर बोते हैं हम, आपकी चना बोते हैं हम। इस प्रकार की ये फसलें हम
उस समय बोते हैं। और ये सारी फसलें, अब जैसे देखो आप अपने व्यवहार में देखो, गेहूं की फसल हम सरसों की फसल सितंबर अक्टूबर से हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लास्ट नवंबर तक तो हम बो ही देते हैं। और ऐसे ही गेहूं की फसलें, उसको भी हम नवंबर तक तैयार कर लेते हैं बो के। और ये फसलें अपना पकना शुरू हो जाता है इनका फरवरी, मार्च, अप्रैल तक सब फसलें पक के तैयार होकर कट जाती हैं। ठीक है, तो ये फसलें हैं आपकी गेहूं, सरसों, चना, मटर, ये आपकी जो फसलें हैं, जौ आदि, ये फसलें बोई जाती हैं इस समय में जो मैंने आपको बताया। और ये फसलें कौन कौन से क्षेत्र में बोई जाती हैं? यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में ये फसलें इनमें बोई जाती हैं। और क्योंकि इन क्षेत्रों में इनके हिसाब से तापमान, वर्षा और मिट्टी अवेलेबल है, उपलब्ध है, इसलिए इसको इन क्षेत्रों में बोया जाता है और इसको रबी की फसल कहते हैं। अब दूसरी आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो बोई जाती है इस फसल के बाद, एक मिनट रुको, ये फसल बोई जाती है आपकी जुलाई के आसपास बोई जाती है, जुलाई अगस्त के आसपास बोई जाती है, जो अभी समय चल रहा है। खरीफ की फसल का समय अभी चल रहा है, इस समय इसकी तैयारी चल रही है क्योंकि वर्षा हो रही है। तो और कुछ लोग जैसे बाजरा है, आपकी ज्वार है, आपकी ये कपास है, आपके धान है, इन सब की इस समय तैयारियां चल रही हैं। और कुछ किसानों ने अपनी ये फसलें बो भी दी हैं, कुछ अपने चल कर रहे हैं वर्षा के हिसाब से। तो ये फसलें उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पर उसके हिसाब के टेम्परेचर, तापमान और ये सब चीज़ें चाहिए। इसमें फसलें में होती है बाजरा, ज्वार, कपास, आपके धान, मूंग आदि। ये फसलें आपके जैसे, अब आपको पता है कि बाजरा की जो है कृषि राजस्थान में की जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर बाजरा को कम वर्षा चाहिए। पश्चिमी राजस्थान क्या, सॉरी, अपने इसी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, मध्य हिस्से में ये बाजरा की कृषि की जाती है, क्योंकि इसके लिए वर्षा की आवश्यकता बहुत कम होती है और ये वैसे ही हो जाता है, उसी हिसाब से इसका तापमान है। ये फसलें जो बोने का समय है जून से, मान लीजिए आप जून जुलाई, और ये सितंबर तक इसका समय रहता है, यानी सितंबर तक एक कट पिट के रेडी हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, खेत खाली हो जाएंगे नई फसल के लिए। कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए, क्योंकि सितंबर के लास्ट अक्टूबर से वो फसल हमें बोनी है, तो तब तक रबी खरीफ की फसल कंप्लीट हो जाती है कट पिट के। इसी समय तिलहन, तिल जिसको तिल कहते हैं, वो भी। और आप अपने आसपास के वातावरण में देख सकते हैं कि अब जो जो फसलें बोई जा रही हैं वो इसी समय खरीफ की फसल में आती हैं। इसके बाद आता है आपका जायद की फसल। इसका समय बहुत कम है और इसकी पैदावार भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे इसका समय, जो ये रबी की फसल कंप्लीट हो जाएगी कट के मार्च अप्रैल में, तो ये मई जून जुलाई 3 महीने के लिए, मई से मान लीजिए आप, और जहाँ खेतों की जल्दी समापन हो गया, जल्दी फसल कट के तैयार हो गई है, तो वो वहाँ पे मई से पहले भी हो सकता है, मई के फर्स्ट अप्रैल में, और जून लास्ट जुलाई के फर्स्ट तक, या जून के लास्ट तक मान लीजिए, मई से जून तक, अप्रैल मई से जून तक का इसका समय है। और इसमें वो फसलें बोई जाती हैं जिनका 2-2.5 महीने का, तो इसमें फसल के बजाय हम ये कहेंगे कि बारी वगैरह, जैसे सब्जी, फल वगैरह, ये सब की जाती हैं। इसमें सब्जी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज वगैरह, ये सब इसमें किए जाते हैं, जिससे क्या है कि हमारे लिए ये गर्मियों के समय इनसे काम में लेते हैं, सब्जी वगैरह उपलब्ध हो जाती है हमें। तो इस प्रकार ये शस्य प्रारूप है हमारे यहाँ पर रबी का फसल, खरीफ का और जायद का। इन सब का अलग अलग समय है। जब रबी की फसल तैयार होती है और कट के तैयार हो जाती है तो जायद की फसल बोई जाती है, और जायद के बाद में खरीफ का। अगर ऐसे क्रम देखें इनका, तो सबसे पहले रबी है,
उसके बाद जायद है और उसके बाद में खरीफ है, फिर से रबिया। इस तरीके से इसका पैटर्न चलता है। सितंबर अक्टूबर से फरवरी मार्च तक जायद का है, अप्रैल से मई से लेकर के जून जुलाई तक, ये जुलाई अगस्त से लेके सितंबर तक। इस तरीके से इनका पैटर्न है। और ये बाजरा, ज्वार, कपास, धान, मूंग, तिल, ये फसलें जून जुलाई सितंबर में बोई जाती हैं, खरीफ की हैं। मूंगफली वगैरह भी आती है इसमें। इन सब का उत्पादन क्षेत्र भी अलग है। जैसे कपास है, कपास की जलवायु, मिट्टी, वर्षा की जहाँ पूर्ति होगी वहाँ पे बोई जाएगी। कैसी मिट्टी, तो ये गुजरात में ज़्यादा बोई जाती है। आपकी सोयाबीन भी इसी में ही आती है। ऐसे ही आपके धान हैं, धान वगैरह ये इसका पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, और आपके तमिलनाडु वगैरह में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इनमें बोए जाते हैं। ये धान का रोपण किया जाता है। अच्छा, धान की 3 किस्म और हैं। धान की 3 किस्म हैं, वो मैं बता देता हूँ धान की कौन कौन सी 3 किस्में हैं। ये हैं आपकी आस, अमन और बोरो। ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वगैरह में ये तीनों किस्मों की फसलें रोपण धान की किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि चावल की जो 3 किस्में कौन सी हैं, आस, अमन और बोरो। ठीक है, तो इस प्रकार से कृषि के बारे में मुझे आपको ये समझाना था कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं और शस्य प्रारूप क्या है। शस्य प्रारूप कुछ भी नहीं है, कृषि कौन सी फसल किस समय बोई जाती है उसके पैटर्न है 3 प्रकार के हमारे यहाँ। बस इतना सा आपको जानना है। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कृषि का आगे का जो बचा हुआ भाग है आपके चैप्टर का, वो देखेंगे कि मुख्य फसलें हमारे यहाँ कौन कौन सी हैं। जैसे चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज में बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह है, तिलहन फसलों में तिल है, सरसों है, ऐसे ही और भी फसलें, वाणिज्यिक फसलों जैसे रबड़ वगैरह, केला, इनका कहाँ पर उत्पादन होता है, कितना होता है और क्या इनके लिए जलवायु चाहिए, कितना तापमान चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ लीजिए उसके बाद और इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए और अपना ध्यान रखें।